हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो टेस्ट सीरीज है, जो हमारा संडे को टेस्ट सीरीज हुआ था अभी 23 तारीख को, उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला था। तो मैं मैथ्स में जितने क्वेश्चन आए थे प्लस रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आए थे, मैं सारे का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए और हम चैप्टर्स भी धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, एक एक करके। परसेंटेज तो हमारा चल ही रहा है, बाकी के जो बच गए हैं चैप्टर वो धीरे धीरे करके ये हम 1 महीने के अंदर सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें उसके बाद प्रैक्टिस पे चलना है। और आप ये मत सोचिए कि कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के जिसको आप छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, कट ऑफ हाई जाने वाला है, एक एक नंबर जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइए एग्जाम के लिए। 100% टॉपिक जितना आप कवर कर सकते हैं 2 महीने में पूरा करके जाइए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि टेस्ट पेपर में आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 नंबर से मैथ्स से 41 से 55 तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो देखिए 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द फर्स्ट 38 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच द रन रेट वाज 4.5 रन्स पर ओवर। Calculate the required run rate in the remaining 12 overs to reach the target of 288 runs। क्रिकेट मैच के पहले 38 ओवर में रन रेट 4.5 रन प्रति ओवर है, यानी कि पहले 38 ओवर में कितना रन रेट चल रहा है, 4.5। मतलब हर ओवर का जो एवरेज है वो इतना तो चल ही रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 38 इंटू 4.5 तो क्या हो जाएगा, 38 बचे 190 और 38 चौके 152, दोनों को जोड़ दीजिए तो 0171। तो कितना आ गया हमारा, ये 171, यानी कि 171 रन तो बन चुके हैं। अब बनाना कितना है, जो हमारा टोटल रन था, जो हमारा कुल रन बनाना था वो बनाना था 288, जिसमें से कितना बन चुका है, जिसमें से 171 बन चुका है। अब बच कितना गया, अब बच गया हमारा 117 रन, यानी बनाना कितना है रन, 117 रन। ओवर कितने बचे हैं, 12 ओवर। तो रेट क्या हो जाएगा, जो रन रेट है, रन रेट क्या हो जाएगा, 117 बटे में 12। तो आप डिवाइड कर लीजिए 117 बटे में 12, तो 117 और 12, 12 नवा 108, कितना बचा 9। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 आएगा, फिर 6, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे, 12 पचे 60, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 9.75 है। यही हमारा आंसर है। अगले 12 ओवर में जो हमें रन रेट चाहिए वो कितने का चाहिए, 9.75 का, यानी 9.75 रन रेट चाहिए हमें अगले 12 ओवर तक, अगर वो मैच जीतना है तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट प्रेजेंट इज 56। मतलब कोई पति पत्नी है, हस्बैंड प्लस वाइफ। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 है। अगर हम पति और पत्नी का दोनों का आयु मिला दें तो कितना है, 56 है। 10 years ago the product of their ages was 320। 10 साल पहले उनकी उम्र का उत्पाद 320 था। मतलब अगर हम हस्बैंड के उम्र को 10 साल पहले ले चले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम वाइफ के उम्र को भी 10 साल पहले ले चले तो ये हो जाएगा, उसकी उम्र से 10 घटा देंगे। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम दोनों को गुणा करते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रिजल्ट है वो 320 आ रहा है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है और हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें तो यार स्मार्ट तरीके से काम करना है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही भगवान ने हमें बहुत कम दिमाग दिया है, तो उस कम दिमाग में भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कम दिया है उतना कम दिमाग लगाइए और उतने कम में काम चलाइए। तो हम क्या करेंगे, तो भाई हम यहाँ कोई ऑप्शन उठा लेते हैं। तो जैसे कि हम पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं 28। तो 28 और 28 रख के देखिए, 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 28 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 18। यहाँ भी 28 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 18।
अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 324। पर हमारा आंसर तो 320 है। नहीं सर, ये तो गलत आंसर है, इसको हटा दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, 32 और 24। ये 32 है तो ये 24 है। 32 और 24 को जोड़ेंगे 56 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। 32 में से 10 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 22। 24 में से 10 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 14। 22 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 का 8 हाथ में लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30, 308। तो क्या 308 320 के बराबर नहीं है? अरे सर, तो ये भी आंसर नहीं है, इसको भी हटाइए। अगला ले लेते हैं। अगला है 30 और 26, 30 और 26। 30 और 26 का जोड़ आ रहा है 56, बिल्कुल आ रहा है। 30 में से 10 घटा दीजिए, 20 आया। और जो वाइफ का एज है 26, 26 में से 10 घटा दीजिए, 16। तो 16 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, 16 दूनी 32, 320 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी करके देखना है, देख लीजिए आंसर नहीं आएगा। जो करेक्ट आंसर होता है वही फिट बैठता है। तो यानी ना हमारा ये है ना हमारा ये है। अगर हमें आंसर मिल गया यहाँ तो हम इसको करके नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको भी करके देखने लगे। जब आंसर करेक्ट आया है तो यानी कि कैलकुलेशन यहीं पे सही बैठ रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। If 27% of an electricity bill is reduced, rupees 1825 is still to be paid. How much was the bill? यदि बिजली बिल का 27% काटा जाता है तो 1825 रुपए का भुगतान करना बाकी है। बिल कितना था? तो आप ये सोचिए कि 100% बिल रहा होगा, उसमें से 27% तो हमें छूट मिल गया यानी काट दिया गया। तो हमें बिल देना कितना है? हमें देना है 73%। तो 73% को कितने के बराबर बोल रखा है? ये 1825 रुपए के बराबर बोल रखा है। तो अगर 73% जो है वो 1825 रुपए है तो 100% जो बिजली का बिल कितना आया होगा उसका, तो 1825 बट्टे में 73 मल्टीप्लाई बाई 100। तो काट लेंगे हम 73, 73 दूनी 146, 146 बचा कितना, 36, 36 और 5 365, 73 पचे 365, यानी कि आया कितना 25, 25 गुणे में 100, 25 इंटू 100 2500, यानी कि उसका एक्चुअल जो बिल आया था कितना, वो 2500 आया था। और यही हमारा आंसर है, जिसको 27% डिस्काउंट दिया गया, फिर वो 1825 हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively. What will be the percentage increase in the area of rectangle? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। आयत के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो यार देखिए, उस दिन आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ये मान लेते हैं कि पुराना आयत है, ये मान लेते हैं कि नया आयत है। यानी कि हम लेंथ की बात करें तो, लेंथ की बात करें यानी लंबाई की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 10% बढ़ जाती है। यानी कि 10% का फ्रैक्शन क्या हमने सीखा था पहली क्लास में, 1/10। यानी कि कोई चीज 10 है तो 10 में कितना बढ़ गया, 10 में हम 1 बढ़ा देंगे तो वो 11 हो जाएगा। यानी कि नया वाला 11 है, पुराना वाला 10 रहा होगा। तो 10 से 11 कैसे हुआ, ये 10% बढ़ गया। और अगर हम ब्रेथ की बात करें तो, यानी कि चौड़ाई की बात करें तो, चौड़ाई की बात करें तो कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। 20% कितना होता है, 1/5, 1/5। यानी कि कोई चीज 5 से बढ़ के 1 बढ़ गई यानी 6 हो गई। पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें तो 10 25 50 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और इसका निकाले तो 11 इंटू 6 66। 50 से कोई चीज बढ़ के 66 हो गई, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, 16 की हुई है। किस पे हुई है, 50 पे हुई है, इंटू 100। 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। यानी कि हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आपको याद हो तो पहली क्लास या दूसरी क्लास में हमने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था, जिसमें आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए ना, तो आप सिर्फ ये मानिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। यानी कि पहला जो बढ़ा हुआ है, दूसरा जो बढ़ा हुआ है, और दोनों का गुणा बटे में 100। तो पहले कितना बढ़ा हुआ है, 10 बढ़ा हुआ है, फिर बाद में कितना बढ़ा हुआ है, 20 बढ़ा हुआ है।
प्लस दोनों का गुणा कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 20 बटे में 100। तो एक जीरो और एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो और एक जीरो कट जाएगा, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2, यानी 30 प्लस 2 मिला के 32 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इतना ज्यादा डिटेल में ये वाला करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, चाहे बढ़ रहा है घट रहा है तो भी हो जाएगा। बढ़ रहा है तो आप इसको लिख लीजिएगा, कोई चीज अगर 10% बढ़ रही है तो आप इसको लिख लीजिएगा 10, कोई चीज 20% घट रही है तो इसको लिख लीजिएगा -20, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स इन 4 days एट द सेम रेट हाउ मेनी मैट्स वुड बी वुवन बाय 8 मैट वीवर्स इन 8 days। 4 मैट बुनकर 4 दिनों में 4 मैट बुन सकते हैं, उसी दर से 8 दिनों में 8 मैट बुनकरों द्वारा कितने मैट बुने जाएंगे। देखिए एक तो बड़े आसान सी बात है, 4 लोग मिलके एक कारपेट को बिन रहे हैं, और कितने दिन में, 4 दिन में, और कितना बनाते हैं, 4 बनाते हैं, यानी एक आदमी 4 दिन में एक कारपेट बना रहा है, एक आदमी 4 दिन में एक कारपेट बना रहा है, तो एक आदमी 8 दिन में कितना कारपेट बनाएगा, 2 बनाएगा, तो 8 आदमी 8 दिन में कितना कारपेट बनाएंगे, 16 बनाएंगे। आंसर तो देखिए इतना इजी निकालना है, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, तो अचानक से दिखता है 4 मैट वीवर्स 4 मैट्स 4 days, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, हम टाइम एंड वर्क चैप्टर करेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन यहाँ आपको शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बता देता हूँ किस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है। फॉर्मूला जो है M1 गुणे में D1 बटे में W1 बराबर M2 मल्टीप्लाई बाय D2 डिवाइड बाय W2। अब ये M1 क्या है कि कितने आदमी थे, D1 क्या है कितने दिन लगे, W1 क्या है कितना काम किए, ये पहला है सब। और दूसरी तरफ बात करें, यहां भी उसका मतलब है कि कितने आदमी लगे दूसरी बार, कितना दिन लगा दूसरी बार, और कितना काम किए कब, दूसरी बार। पहली बार देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कितने आदमी थे, पहली बार 4 आदमी थे, कितने दिन में करते थे, 4 दिन में करते थे, कितना मैट बनाते थे, 4 बनाते थे। दूसरी बार कितने हुए, अब 8 आदमी हो गए, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, कितना मैट बना रहे हैं, तो भाई वही तो हमसे पूछ रहा है कि कितने बना रहे हैं, तो हम लिख देंगे। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता ही होगा, स्कूल में पढ़ा होगा क्लास 5 या 6 में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने से पहले छोटा सा काट लेते हैं, 4 को काट लेंगे, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, मैट बराबर 4 गुणा मैट बराबर यहाँ क्या बचा 8 इंटू 8, 4 इंटू मैट बराबर 8 इंटू 8। देखिए आप लोग, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि हमको मैथ्स में दिक्कत है, मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, तो इसीलिए हम बहुत ही बेसिक में चल रहे हैं। हम काटने के लिए इसको यहीं पे काट सकते थे, 4 2 जा 8 काट देते, हमारा आंसर यहीं पे आ जाता, 8 2 जा 16 कर देते, हमें 16 यहीं पे मिल जाता, लेकिन हमें जानबूझ के बेसिक में चलना पड़ रहा है इतना। तो हमारा फिर मैट बराबर क्या हो जाएगा, तो मैट बराबर हो जाएगा 8 गुणा 8 बटे में, और सर पिछली क्लास में तो आपने बताया था यहाँ कोई चीज मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या नहीं इधर कोई चीज गुणा है उधर जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो सर 8 2 जा 16 जो है हमारा आंसर है। तो एग्जाम में जब भी आए तो आप ये वाले फॉर्मूला का यूज करिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो वो इससे भी कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। A train 130 meter long traveling at 45 km per hour can cross a bridge in 30 seconds. The length of the bridge is। देखिए कोई एक ट्रेन है, 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 30 सेकंड में एक पुल को पार कर सकती है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ये कुछ स्पीड से चल रही है इधर, और ये कोई ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है, इसको कितने देर में पार कर लेती है, इसको पार कर लेती है
30 सेकंड में। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अगर कोई रेलवे स्टेशन है, जैसे ये कोई रेलवे स्टेशन है, इधर से कोई ट्रेन आ रही है, इसको हम पार कब मानेंगे? पार तो जब मानेंगे जब स्टेशन को पूरी तरह से खत्म कर ले और उसके आगे निकल जाए, तभी तो पार मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30 सेकंड में जो ट्रेन चल रही है, वो 30 सेकंड में वो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कवर कर रही है, यानी कि ये वाली दूरी जो है वो ट्रेन कवर कर रही है। क्योंकि आप ये खुद सोचिए कि अगर कोई ट्रेन है यहाँ पहुंची, प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली है कोई ट्रेन, और प्लेटफॉर्म में जब पहुंचेगी वहां से लेकर के जो डिस्टेंस है, जब तक प्लेटफॉर्म को पूरी पार ना हो जाए, जब तक हमें लास्ट बोगी ना दिख जाए, तब तक हम ट्रेन को नहीं पार मानते हैं। तो ये पूरे डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर रही है? 30 सेकंड समय लग रहा है। तो हमें तो ट्रेन का जो लेंथ है वो बोल रखा है 130 मीटर है, लेकिन ये ब्रिज जो है उसका पूछ रहा है कि ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो आप खुद सोचिए कि कोई एक ट्रेन है जिसका स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, वो 30 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगी? 30 सेकंड में कितना दूरी कर लेगी? तो सर ये तो किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड में पूछ रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि किलोमीटर पर आवर से सेकंड में कैसे बनाते हैं। तो देखिए, कोई चीज को यहां मैं लिख देता हूं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में है, उसको किलोमीटर प्रति आवर बनाना है, यानी किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो उल्टा कर देते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? तो आप ये खुद सोचिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। लेकिन यहाँ हमसे बात किसकी हो रही है? सेकंड की। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम यहाँ करें 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 आवर में, तो वही चीज हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो हम 1 0 1 0 काट लेंगे, 1 0 1 0 काट लेंगे, तो इसको हम काट लेंगे 3 2 6, इसको हम काट लेंगे 5 2 10। तो आया कितना? 5/6 18। यही है जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 45 को 5/18 से गुणा कर देंगे, और कितने देर में, ये जो हमारा है पर सेकंड, मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। 1 सेकंड में कितना मीटर है, यानी कि मीटर पर सेकंड हमें आ गया, और गुणे में हमें कितने का चाहिए? 30 सेकंड का चाहिए। देखिए, हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो, पर यहाँ 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन देख रहे हैं हमारे सारे सीधे सीधे ऑप्शन है, इसीलिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कर देते हैं, यहाँ 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ 15 दूनी 30 हो गया, 9 5 जब 45, 9 5 45 हो गया। अब हम कर देते हैं 15 5 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 375 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रेन का यहां से लेके और पुल पार करने तक का पूरी लंबाई देखें, तो पूरी लंबाई कितनी है? 375 मीटर। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो हमारे ट्रेन की लंबाई है 130 मीटर है। तो 375 में से आप 130 माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 245। जो ये बच गया, ये बिल्कुल जो है ब्रिज की जो लंबाई है, यही आंसर है। ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, याद रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी का है। इसको हम चैप्टर को डिटेल में भी करेंगे। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1 hour 40 minutes, the speed should be. एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है। तो कितने घंटे में करता है? 5 घंटे में। 1 घंटे में स्पीड कितनी है? 240। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 1200। फॉर्मूला तो पता होगा, स्कूल में पढ़े होंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, d इज इक्वल टू st जिसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं दूरी बराबर गति गुणे में समय। तो गति कितनी है हमारे ट्रेन की? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहे हैं। तो दूरी कितनी हो गई? इसका मतलब है वो 1200 किलोमीटर वो हवाई जहाज कवर कर रहा है। अब ये कवर करने के लिए कितने घंटे में बोल रहा है? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट। अब 1 घंटे 40 मिनट को हम
इस 40 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे तो कैसे बदलेंगे? 1 घंटा तो पूरा पूरा है, उसको छोड़ दीजिए। 40 मिनट है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 होता है। इसको हम काट लेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 2/3, 1/2/3 घंटे। तो नई गति निकालने के लिए अगर हमको सिर्फ गति चाहिए, अगर हमको स्पीड चाहिए, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा? समय को हम इधर ले आएंगे, समय को हम इस साइड ले आएंगे, टाइम को हम इस साइड ले आएंगे। तो इधर पहले से क्या है? डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? टाइम कर देंगे। तो हमें स्पीड तो निकालना है, स्पीड हमें नहीं दिया हुआ है, नया स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कि 1200 है, और समय हमें पता है 1/2/3। 1/2/3 को और हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 कप 3 और 2 5, 5/3, 5/3 घंटे। तो इसको 5/3 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो नीचे का 3 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, उसको काट देंगे। 5 2 जा 10, 20 बचा, 5 चौके 20, 240, और 24 दिया 72, यानी कि स्पीड क्या होगा? 720 किलोमीटर पर आवर उस प्लेन की स्पीड होगी। तो 1 घंटे 40 मिनट में जहां पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। The sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या होगा? तो मान लेते हैं सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या है? x है। उसके बाद जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ कब हुआ? 3 साल बाद, 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद। और जो दूसरा हुआ वो इसके भी 3 साल बाद, यानी कि x + 3 के भी 3 साल बाद। और जो चौथा हुआ वो इसके भी 3 साल बाद, ये इसके 3 साल बाद, ये इसके 3 साल बाद, और जो अगला हुआ वो इसके भी 3 साल बाद। तो कितना हो जाएगा? x + 3 + 3 के भी 3 साल बाद। और जो आखिरी हुआ है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हुआ है, ये चौथा हुआ है। जो आखिरी हुआ है 5वां बच्चा वो कितना हुआ है? x + 3 + 3 + 3, यानी कि ये जो है उसके भी 3 साल बाद। तो इन सब का जोड़ जो है क्वेश्चन में बोल रखा है कि 50 साल है। तो जोड़ कितना है? x 1 2 3 4 5, यानी कि 5x + 3 कितना है? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3 10 है, यानी कि 30। अब हम इसको कर देते हैं, 5x को इधर रखते हैं, 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 में से 30 माइनस हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितना आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 20/5, जो कि 4 ईयर। सबसे कम उम्र वाले बच्चे की आयु है 4 ईयर्स, यही हमारा आंसर है। और अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो हम यहाँ पे 4 रख देते, तो 4 में 3 3 3 3 जोड़ देते, 3 चौके 12 और 4, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी थी? 16 साल। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A is 2 years older than B, who is twice as older as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B? कैसे करेंगे? A B से 2 वर्ष बड़ा है, A B से 2 वर्ष बड़ा है, जो C से दोगुना है। A B से 2 वर्ष बड़ा है, जो C से दोगुना है। इसका मतलब है यहाँ 3 लोग हैं, A B और C। अगर हम C का उम्र x मान लें, जो कि यहाँ कह रखा है कि B की बात कर रहा है जो C का 2 गुना है। अगर हम B की बात करें तो C का 2 गुना है, और C को हम अगर x माने हैं तो B क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। C की आयु का 2 गुना है, अगर C को हमने x माना है तो B को 2x। और एक को क्या कह रहा है कि A इससे 2 साल बड़ा है, जो कि B की आयु तो इतनी हो गई और A की आयु उससे 2 वर्ष बड़ी है। यहां कह रखा है कि A जो B से 2 वर्ष बड़ा है, A जो है B से 2 वर्ष बड़ा है। तीनों का A B C के आयु का कुल योग है 27 साल। इसका मतलब क्या है कि अगर A B और C तीनों को अगर हम योग कर दें उम्र को, तो ये है 27 साल। और A का उम्र तो हमें पता चल गया कि 2x + 2 है,
बी का उम्र हमें पता चल गया 2x है, सी का उम्र हमें पता चल गया x है। टोटल कितना है 27। हम जोड़ देंगे 2x 2x 4x प्लस x 5x और ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 27। 2 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5x बराबर 27 माइनस 2, x बराबर क्या हो जाएगा 27 में से 2 घटा देंगे 25 आ जाएगा। ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो आप निकाल लीजिए, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है b की आयु, तो b की आयु कितनी है 10। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is A, B और C का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम है और B और C का औसत 43 किलोग्राम है तो B का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए औसत निकलता कैसे है, औसत जो है एवरेज कैसे निकलता है। अगर हमें 3 नंबर्स का एवरेज चाहिए तो कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, जितने हैं ये 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह यहाँ क्या बोल रखा है कि तीनों का औसत वजन यानी कि A प्लस B प्लस C जो है, अगर हम उसको 3 से भाग दिए होंगे तभी तो जाके 45 आया होगा। तो A प्लस B प्लस C हमें क्या मिल जाएगा, इसको जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 45 गुणे 3 कितना होता है 135। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों का जो उम्र है अगर हम जोड़ देंगे तो 135 वर्ष आ जाएगा। और क्वेश्चन में 2 चीजें और बोल रखी है, ए और बी का है कितना 40, यानी कि ए और बी को जोड़ेंगे तो 40 है, तो ए और बी का उम्र कितना हो जाएगा, ये 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है बी और सी का उम्र जो है वह है 43। बी और सी के कुल उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा 43 इंटू 2 यानी कि 86। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों के जोड़ देंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या आएगा 80 प्लस 86 यानी कि 166। कैसे आया, 80 और 86 दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर 166। और क्वेश्चन में तो 135 दे रखा है तीनों का उम्र, तीनों का उम्र तो इसमें जुड़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तो इसमें जुड़ा हुआ है, प्लस b एक बार एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है और इसी का उम्र पूछ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी तो हमने निकाल लिया कि 135 किलो है, और ये पूरा तो हमें पता ही है कि पूरा 166 है, 166 है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो इसकी उम्र आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 166 में से अगर हम 35 घटा दें तो आ जाएगा हमारा 31 किलो। जो किसका उम्र है, बी का उम्र है, वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर डियर एंड पीकॉक इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने से वो 80 वर्ष हो जाते हैं। 80 वर्ष नहीं होगा भाई, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। सिर गिनने पे 80 हो जाते हैं और उनके पैरों की संख्या 200 है। तो एक चीज बताइए, एक है हिरन और एक है मोर, एक है डियर और एक है पीकॉक। हिरन का कितना मुंडी होता है, एक ही होता है। मोर का कितना मुंडी होता है, एक ही होता है। इसका मतलब है इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, मुंडी की संख्या कितनी है 80, हेड्स की संख्या कितनी है 80, और जो हिरन होती है उसके कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, और मोर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। इसको भी हम इक्वेशन में लिख लेते हैं, 4x प्लस 2y कितना दे रखा है 200 दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए ये 2y है, यहाँ y है, यहाँ x है, तो हम यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले में पूरे में, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा
तो पहला हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 2y बराबर 200। ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 80 दूनी 160। हम इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, तो 2y में से माइनस हो जाएगा 2y तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आएगा कुछ नहीं। 4x में से माइनस हो जाएगा 2x तो बचेगा 2x, और 200 में से 160 चला जाएगा तो बचेगा कितना 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और 2 इधर से आके भाग हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो x हमने किसको माना था हिरन, तो हमारे पास हिरन की जो संख्या है कितनी आ गई 20, और मोर की संख्या है वो कितनी आ गई, टोटल 80 सर थे, तो 80 सर में से 20 तो हिरन का है, तो 60 हो जाएगा किसका मोर का। देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान है, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। आप कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते, आप 50 उठा लीजिए। आप खुद सोचिए 50 अगर मोर हैं, अगर मोर जो हैं, यहां मैं आपको बता देता हूं, पिकॉक जो है और हिरन, मोर जो हैं 50 हैं, तो हिरन कितने होंगे 30 होंगे। हिरन के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 30 हिरन के 4 पैर कितने हो गए 120, और 50 मोर के 2 पैर कितने हो गए 100 हो गए। 100 और 120 कितना होता है, ये तो 220 होता है। अरे सर क्वेश्चन में तो 200 ही दे रखा है। दूसरा ऑप्शन उठा लीजिए, इसको हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन है 60 अगर मोर है तो 20 हो गया हिरन। हिरन के कितने पैर होते हैं 4 होते हैं, मोर के कितने पैर होते हैं 2 होते हैं, तो 60 दूनी 120 हो गया, 20 चौके 80 हो गया। तो सर बिल्कुल सही है, 120 और 80 200 हो रहे हैं। तो यार यही आंसर है, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ट्राई करके देख लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा, सिर्फ आंसर इसी से आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यदि आयत के प्रत्येक पक्ष को 20% की वृद्धि हुई है तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत में वृद्धि होती है, कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यार, अभी तो आपको बताया था ऐसा एक क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा है, 20% की वृद्धि होती है। 20% किसको बोलते हैं 1/5 को बोलते हैं, यानी कि 5 में अगर हम 1 बढ़ा दें, कोई चीज 5 से 6 हो जाए तो वो 20% बढ़ गई, यानी कि ये पहले 5 था ये 6 हो गया, ये पहले 5 था ये 6 हो गया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 बचे 25, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 चके 36। तो चीजें क्या हो रही है, 25 से कितनी हो रही है 36 हो रही है। कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है 25 पे बढ़ रहा है। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, 11 चौके 44। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। और अभी आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100, कि अगर कोई चीज बढ़ते हुए बता रहा है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। तो बोल क्या रहा है कि 20% पहले बढ़ा है, फिर 20% बढ़ा है दूसरा साइड, फिर 20 गुणा 20 बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, तो 20 कितना हो गया 40 प्लस 2 दूनी 4, कितना आ गया 44%। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आप चाहें तो ये मेथड भी कर सकते हैं, बाकी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये मेथड भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको इजी लगता है वो मेथड चुनिए। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है। The ratio of number of boys and girls in a college is 7:8. If the percentage increase in the number of boys and girls is 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लड़के हैं, ये मान लेते हैं लड़कियां हैं, यानी कि बॉयज, और ये गर्ल्स। अनुपात क्या दे रखा है 7:8। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है 20% बढ़ जाते हैं और लड़कियां जो हैं 10% बढ़ जाती हैं, तो नया रेशियो क्या होगा। तो ये 7 दिया है तो आप इसको कुछ भी मान लीजिए, 70 बना लीजिए, 700 बना लीजिए, 7000 बना लीजिए। तो जो इधर बनाएंगे वही इधर बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको 70 बनाते हैं तो हम इसको 80 बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों का एक एक जीरो काटें तो अनुपात वही रहेगा 7:8। अनुपात नहीं बदलना चाहिए, आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो 70 का 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 70 का 10% 7, 70 का 20% 14, तो 70 में 14 बढ़ गया कितना हो जाएगा, ये हो गया 84। और 80 में 10% बढ़ गया, 80 का 10% 8 होता है, 80 में 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 88। तो काट दीजिए दोनों को, अनुपात में है तो अनुपात में दोनों तरफ दोनों चीजें काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 42 दूनी 84, ये हो जाएगा 44 दूनी। अभी भी देख लीजिए, अभी भी ये हो जाएगा
22 दूनी 44, यानी कि 21 2 जा 42 और ये 22 2 जा 44। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 21:22, 21:22। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 9,800 आफ्टर 5 years and ₹12,005 आफ्टर 8 years द सेम रेट एट द सेम रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। एक धनराशि साधारण ब्याज से समान दर से 5 वर्ष में 9,800 रुपए और 8 वर्ष में 12,005 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, आपने बैंक में कुछ रुपए आपके पास पड़े थे, 500 के नोट पुराने वाले, आप बैंक लेके गए, उसको जमा कर दीजिए बैंक में और बोले कि इसका फिक्स डिपॉजिट कर दो, इसको एफडी कर दो, मैं कुछ साल बाद आऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। आप 5 साल बाद बैंक गए, आपने बैंक से पूछा कि भाई मेरा हमने कुछ पैसा जमा किया था आपके पास, तो कितना हो गया? तो बैंक ने बोला सर वो तो 9,800 रुपए हो गया। तो आप बोले ठीक है, उसको फिर छोड़ दो। फिर आप क्या हुआ कि फिर गए आप कितने साल बाद? 8 साल बाद, यानी कि पहली बार 5 साल बाद गए, फिर उसके फिर 3 साल बाद आप फिर गए, यानी कि 8वें साल फिर गए। बोले यार अब बता दो कितना पैसा हुआ है, मेरे को पैसा चाहिए। तो बैंक वाले ने क्या बोला? सर ये आपका 12,005 रुपए हुआ है। तो अब कैलकुलेट करना है कि आपको बैंक ने ब्याज क्या दिया है, किस रेट से दिया है। तो देखिए यहाँ जो है सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यानी कि साधारण ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है, उसको भी हम डिटेल में करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना सिंपल समझिए कि आपने 1,000 रुपए किसी बैंक में जमा किया है और बैंक आपको 10% का ब्याज देता है हर वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 का 10% कितना होगा? 100 होगा, यानी कि आपको हर वर्ष 100 रुपए मिलेंगे। पहले साल भी 100 रुपए, दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए, चौथे साल भी 100 रुपए, 5वें साल भी 100 रुपए, या आपको हर साल उतने उतने मिलेंगे। लेकिन दूसरा जो है, जो होता है आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने 1,000 रुपए बैंक में जमा किया है 10% ब्याज के हिसाब से, तो पहले साल कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,100 हो जाएगा। दूसरे साल आपको 1,100 पे 10% मिलेगा, तो 1,100 पे 10% कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 1,210 हो गया। तीसरे साल किस पे ब्याज मिलेगा? 1,200 पे 10% मिलेगा। तो यही दोनों में अंतर होता है। इसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो पैसा उसमें जुड़ जाता है, ब्याज पे ब्याज जो मिलता है वो चक्रवृद्धि में मिलता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपको जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा आपको हर साल वही मिलेगा। तो आप खुद सोचिए इसका डिफरेंस कितना होगा। अगर हम 12,005 में से आपका 9,800 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5,022। तो कितना आ गया? 2,205। तो यानी कि ये जो 3 साल में आपका पैसा यहाँ से यहाँ बढ़ा है, ये तो मूलधन तो इसमें है नहीं, क्योंकि मूलधन तो आपने पहले जमा कर रखा है, उसमें पैसा बढ़ रहा है। तो इसमें 3 साल में क्या बढ़ा होगा? पहले साल कुछ ब्याज मिला होगा, दूसरे साल कुछ ब्याज मिला होगा, तीसरे साल कुछ ब्याज मिला होगा, यानी कि हमारा 2,205 रुपए है वो 3 साल का ब्याज है। जो हमारा 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है जो, वो कितना है? 2,205 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,205 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 3 7 जा 21, 0 3 3 जा 9, 5 5 जा 15, 735 रुपए वो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है हमारा वो 735 आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए, आपने कुछ पैसा लगाया बैंक में, आपने कुछ पैसे जमा किए बैंक में, प्लस बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट दे देता है ब्याज, और 5 साल बाद कितना हो जाता है आपका? 9800 रुपए। तो अगर हम इसमें से 5 साल का जो ये ब्याज है अगर माइनस कर दे तो हमारा मूलधन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमारा 1 साल का तो ब्याज हमें पता चल गया है 735 है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 ईयर का इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा, इधर हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 735 गुणे में 5, तो 735 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 2 5 3 जा 15, 16 17 17 का 7 हाथ में लगाइए, 5 7 जा 35 1 36, 3675 रुपए। इसका मतलब ये हुआ हमें जो 5 साल बाद 9,800 रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अगर हम 5 साल का जो ब्याज है निकाल दें तो हमारा जो आएगा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मूल, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल।
ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, इसको माइनस कर देते हैं। 5, 2, 1 और 6, 6125 आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, 6125। मूलधन कितना हुआ, मूल राशि 6125 रुपए। तो अब हमें पता है कि 1 साल का ब्याज 735 है, हमारा मूलधन 6125 है। तो हम इसको अब आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं हटा देता हूं CI को। तो 735 बटे में 6125, 6125 इंटू 100, ये कर देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा। ये रेट का है, तो कितना हो जाएगा, 735 को हम काट लेते हैं। देखने में लग रहा है 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 1 जा 5, 4 जा 20, 3 जा 15, तो 143 आ गया। इसको 5 काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1225 आ गया। फिर हमें ये 5 से कट जाएगा, फिर 5 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 22, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, और इसको हम काट देते हैं 25 जा 100, 20 बचे 100। अब 245 को फिर काट देते हैं, 4 5 जा 20, 45, 9 5 जा 45, 49 बचे 245, और ये 4 बचे 20। अब 49 आ गया और 143 है, तो बहुत ईजी है, 49 दिया 143। ऊपर आपका क्या बचा, 3 गुणे 4, यानी कि 12%। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से 30 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तब। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। A farmer built a fence around his square plot. He used 32 fence poles on each side of the square. How many poles did he need altogether? एक किसान ने अपने चौकोर भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाई। उन्होंने स्क्वायर के प्रत्येक तरफ 32 बाड़ के खंभे का इस्तेमाल किया। कितने डंडे उसे पूरी तरह से जरूरत है। तो देखिए यार, जो आपको सीट दिया था, आंसर की दिया था, उसमें बाय मिस्टेक इस पे टिक लग गया था। आपका करेक्ट आंसर 124 था, वो मैं बता देता हूं क्यों। देखिए मान लेते हैं ये कोई बाड़ है आपका, यानी कि कोई खेत है आपका, आपको इसको घेरना है। आपने यहाँ खंबे लगा दिया, ऐसे करके खंबे लगा के, तार लगा के आपको घेरना है, चारों तरफ घेरना है। तो आप खुद सोचिए क्वेश्चन कितना इजी था, पर बहुत बच्चे थे जिनसे ये भी नहीं हुआ। पिछले साल के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पे कितने, एक साइड में उसने कितने लगाए हैं, 32 लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से लेके हम यहां तक के खंबे जोड़ लें तो 32 है। पर आप ये सोचिए कि वो अगर आदमी यहाँ खड़े होके वो देख रहा है अपने खेत को, तो उसको 32 खंबे दिखाई दे रहे हैं। और वही चीज यहाँ है, वो यहाँ से इधर देख रहा है तो उसको 32 दिखाई दे रहे हैं। और चारों तरफ से वही चीज है, वो यहाँ से देख रहा है 32 है, और वो यहाँ से देख रहा है तो 32 है। यहाँ 32 खंबे हैं, तो अगर हम साइड साइड के दोनों हटा दें तो बीच में कितने बचे, 30। वही चीज इधर भी है, बीच में 30, और वही चीज इधर है 30, और वही चीज इधर भी है 30। तो चारों साइड के खंबे मिला के कितने हुए, 30 गुणे 4 कितने हो गए, 120, प्लस जो कोने कोने में है 1 2 3 4, कोने कोने वाला भी जोड़ देंगे, यानी कि 120 में 4 जोड़ देंगे तो 124। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि नहीं ये तो पूरे तरफ 32 खंबे लगाएगा, यानी कि इधर भी 32 लगाएगा, इधर भी 32 लगाएगा, इधर भी 32 लगाएगा, और इधर 32 लगाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर 32 इधर भी लगा रहा है, 32 इधर भी लगा रहा है, यानी कि उसको कोने पे तो कोई खंबा लगाना नहीं होगा। कोने पे तो खंबा लगाएगा नहीं, क्योंकि कोने में अगर खंबा लगाएगा तो वो दोनों साइड कॉमन आ जाएगा। आप इस तरफ का गिनेंगे या इस तरफ का गिनेंगे। तो मान लेते हैं 32 वो हर कोने लगा दिया, बहुत कलाकार था। तो क्या हो गया, जब तार लगाएगा तो वो उसका कुछ फेंसिंग किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का घेरेगा वो, क्योंकि कोने कोने में जब खंबा नहीं है तो कुछ इसी तरीके का हो जाएगा ना। जब कोने में आपने खंबा ही नहीं लगाया, जब कोने में आपने लगाया ही नहीं, तो वो किस तरीके का हो जाएगा, आपको इस तरीके का हो जाएगा। कोने कोने में जब खंबे नहीं है तो इस तरीके का। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि चौकोर है, तो इसीलिए हम 124 हमारा करेक्ट आंसर होगा। पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं रीजनिंग के, वो भी कई सारे बच्चे हैं जिनसे वो भी नहीं हुआ, तो हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे सब पे कुछ रीजनिंग के बैचेस रखने के लिए,
रीजनिंग के चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग में 1-2 चैप्टर ही आपके सिलेबस में, तो उसको हम इस वीक में ट्राई करेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए पेपर में 3 क्वेश्चन आया था आपके रीजनिंग का। पहला तो है 1, 8, 4, 27, 9 और क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि श्रृंखला का जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप खुद सोचिए 1 से 8 कितना आ रहा है, तो 1 से 8 +7 आ रहा है, कोई बता देगा। 8 से 4 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -4 आ रहा है। 4 से 27 कितना आ रहा है, तो ये +23 आ रहा है। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ और चल रहा है, कोई सीरीज ही नहीं बन रही है यहाँ तो। +7, -4, +23, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी। तो फिर हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं, एक एक छोड़ के देख लेते हैं। 1, 4, 9 में कुछ बन रहा है क्या, तो 1 से 4 कितने में जा रहा है, +3। 4 से 9 कितने में जा रहा है, +5। और वही 8 से 27 में देख लेते हैं, तो 8 से 27 कितने में हो रहा है, 8 से 27 हो रहा है 19। तो अगला भी हम मान लेते हैं इसी तरीके का कुछ बढ़ेगा। अगर ऑड नंबर का, तो यहाँ जैसे 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 2 का मान लीजिए हो गया, तो कितना हो जाएगा 21। तो 27 में हम 21 जोड़ दें तो कितना आएगा, 27 में अगर हम 21 जोड़ दें तो कितना आएगा, 7, 1, 8 और 2, 2, 4। तो यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। तो अब हम क्या सोचते हैं, जब ये दोनों चीजें फिट नहीं हुई तो आपको तीसरा चीज सोचना है कि स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में देख लीजिए। तो ये क्या है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। 2 क्या है, 2 का घन है। 4 क्या है, 2 का वर्ग है। 27 क्या है, 3 का घन है। 9 क्या है, 3 का वर्ग है। और यहाँ क्या आएगा, अब देखिए यार यहाँ ये क्या है, 2 का घन, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। समझे आप, 2 का घन, 2 का वर्ग, 3 का घन, 3 का वर्ग, 4 का घन, 4 का वर्ग, 5 का घन, 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 4 का घन, 4 का क्यूब, कितना होता है 64। हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले पे। अगला देखिए बहुत ही इजी है, 4, 9, 19, 39। ये है आपका 60 नंबर, ये है आपका 61 नंबर। 4, 9, 19 और 39, उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ क्या होगा। तो 4 से 9 खुद सोचिए कितने में आया है, तो +5 हुआ है। 9 से 19 कितने में है, +10 हुआ है। 19 से 39 कितने में है, +20 हुआ है। तो 39 से आगे कितने में जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना आया है, ×2 हुआ है। तो यहाँ से आया कितना हुआ है, यहाँ ×2 हुआ। तो यहाँ से भी यहाँ कितना होगा, ×2 होगा। तो 20 में ×2 हो जाएगा तो 40, और 39 में हम अगर 40 जोड़ दे तो आ जाएगा 79, 79। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद 62 है, ये भी देख लेते हैं। ए डी कॉमा, यहाँ पूछ रहा है आपसे GL, JP और MT। तो यहाँ आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वर्ड के सबसे पहले सीरीज को देखते हैं कि यहाँ कोई सीरीज चल रही है क्या। तो देखिए ए को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको उसका अगला पता नहीं है। तो जी के देखते हैं, जी से जे कैसे हो रहा है, HIJ, यानी कि 3 जुड़ रहा है। आगे भी हम देख लेते हैं क्या यही हो रहा है क्या, जे से KLM, तो यार बिल्कुल यहाँ वही हो रहा है। तो हम अगला वर्ड भी देख लेते हैं। तो L से P क्या हो रहा है, LMNOP, तो ये 4 हो रहा है। तो अगला भी देख लें क्या 4 ही हो रहा है क्या। तो QRST, P के बाद QRST, यहाँ भी 4 हो रहा है। तो अरे ये तो आराम से मिल गया। A के बाद कितना होगा, +3। A के बाद कितना होगा, +3। A का +3 कितना होता है, BCD, इस जगह पे क्या आएगा, D। और D के बाद +4 कितना होता है, EFGH, यानी कि H। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, DH। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको जीएस के क्वेश्चंस में भी डाउट है तो आप बताइए, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं जीएस के क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको क्वेश्चन पेपर पिछले संडे वाला ना मिला हो, टेस्ट सीरीज वाला, जो कि आपको बता दूं कि जो पिछला जो हमारा संडे को पेपर हुआ था वो बिल्कुल के सिलेबस पे था, एनसीएल के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे था। जिन बच्चों के पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। 100 क्वेश्चंस का पेपर था,
उसमें जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में भी क्वेश्चंस थे। और जिन स्टूडेंट्स को जीएस में भी प्रॉब्लम होगा उसमें कि जीएस के क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट है, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच यार वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जब आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है लाइक किया कीजिए उसको। लाइक करने से, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से आपको, जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, 20 क्वेश्चन डेली, 20 स्मार्ट क्वेश्चन डेली आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। जो टेलीग्राम पे जो बच्चे नहीं है बिल्कुल ज्वाइन कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, टॉप ग्रेड्स फ्री लर्निंग, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बाकी कोई अगर दिक्कत हो, कोई इशू हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।